हेलो गाइस। तो आज इसे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो आज का ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट ए टू जी सीखेंगे। हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे और चीज़ों को नहायत ही डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशंस देखेंगे, प्री रिक्विजिट्स देखेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम कितने डिफरेंट तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डेवलपर टूल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है। ठीक है। तो तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो था, तो इसकी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक कंपनी होती है, अमेरिकन कंपनी, उसका नाम होता है नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। तो होता कुछ यूं है कि 1994 में एनसीसी ब्राउजर मार्केट को डोमिनेट कर रहा होता है अपने नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर के साथ। लेकिन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट अपना एक ब्राउजर लॉन्च करता है जो कि होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के आते ही जो एनसीसी होता है ना, उसका जो ब्राउजर होता है उसकी छुट्टी हो जाती है मार्केट से। अब इन दिनों में क्या होता था कि जो ब्राउजर होते थे ना, वो बहुत ही लिमिटेड होते थे और स्लो होते थे। तो जो मार्क एंड्रीसन थे, जो कि फाउंडर थे नेटस्केप के, उनको एक आइडिया आता है कि हम क्यों ना कोई ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाए कि जो कि डोम के साथ मैनिपुलेट कर सके, जो कि हमारे वेबसाइट्स के साथ बात कर सके। तो वो नेटस्केप के साथ कोलैबोरेट करता है सन माइक्रो सिस्टम के साथ। अब सन माइक्रो सिस्टम के पास थी उस वक्त जावा, और जावा काफी पॉपुलर थी। अब नेटस्केप चाहता था कि अपने ब्राउजर में जावा को शामिल करे। तो होता कुछ यूं है कि अप्रैल 1995 में नेटस्केप ने एक इंजीनियर को हायर किया जिनका नाम था ब्रैंडन ईज, और उन्हें ये टास्क दिया कि वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ब्राउजर के लिए डेवलप करें। तो ब्रैंडन ने सिर्फ 10 दिन में ये लैंग्वेज डेवलप की, और उसमें उन्होंने सी का सिंटैक्स यूज किया, और जो नेमिंग कन्वेंशन थी वो सिमिलर थी जावा से। अब जब जावास्क्रिप्ट अब जब जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त ब्राउजर में काफी इंटेंस कंपटीशन था। तो 1996 में नेटस्केप के थर्ड ब्राउजर के लॉन्च होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके जावास्क्रिप्ट का एक और वर्जन क्रिएट कर दिया और उसको नाम दे दिया जे स्क्रिप्ट। अब उस वक्त जावास्क्रिप्ट लाइसेंस फ्री थी, तो ये पॉसिबल था। अब जावास्क्रिप्ट के दो वर्जन हो गए मार्केट में, तो ये डेवलपर के लिए बहुत बड़ा मसला था। अब इस मसले को हल करने के लिए नेटस्केप ने क्या किया, वो एक्मा के पास गया। अब एक्मा क्या है? एक्मा एक कंपनी थी जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अब उन्होंने एक्मा को कहा कि आप हमें जावास्क्रिप्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करके दें। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ये होते हैं कि आप जब भी कोई जबान सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश जबान सीखेंगे तो हम इंग्लिश जबान के पहले स्टैंडर्ड सीखेंगे। स्टैंडर्ड से मतलब कि इंग्लिश जबान की सबसे पहले ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश जबान के स्टैंडर्ड्स है इंग्लिश जबान की ग्रामर। तो सबसे पहले हम ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, जब सब एक दफ़ा ग्रामर सीख लेंगे उसके बाद हम अपना इंग्लिश जो है उसके ऊपर हम अपनी इंग्लिश बिल्ड करेंगे। सही है। तो इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के भी स्टैंडर्ड्स थे जिनको उन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट का नाम दिया। ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट ओवर द ईयर्स क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई, उसको बहुत सारा उसमें चेंजेस करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया। ठीक है। उसका जो लेटेस्ट वर्जन आया था वो था ES6। उसके बाद भी आते रहे लेकिन उसमें बहुत थोड़ी मामूली मामूली चेंजेस थी। लेकिन जो ES6 आया था ना, जो 2015 में आया, उसने जावा स्क्रिप्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड थे जो कि वक्त की ज़रूरत के साथ ऐड होते गए। ठीक है। जो जैसे कि 2005 में जब इसका वर्जन आया था तो उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऐड थी। तो 2000 जो 2015 में आया वो ES6 वर्जन था। और अब जो हम जावास्क्रिप्ट जानते हैं, जिसको जो सीखते हैं, वो वही ES6 वर्जन के स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। हम वही सीखते हैं और उसके ऊपर हम अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बिल्ड करते हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री। उसके बाद हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में है क्या। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेजेस कंपाइल नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि जब जैसे ही हम अपना कोड लिखते हैं कंप्यूटर में, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ क्यों करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ इसलिए करते हैं कि हम मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकें, हम मशीन के साथ बात कर सकें, अपने मशीन के साथ बात कर सकें। तो जब हम तो मशीन जो होता है वो हमारा कोड नहीं समझता, मतलब वो जावास्क्रिप्ट नहीं समझता, वो ये नहीं समझता ABC क्या होती है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 की लैंग्वेज। तो वो क्या करता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो वो उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0 1 की फॉर्म में, और फिर उसको क्या करता है, फिर उसको समझता है और उसके हिसाब से अपनी हमें आउटपुट देता है।
अब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, मतलब पहले एक पहली लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट आपको दे दिया जाएगा, फिर दूसरी लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट आपको दे दिया जाएगा। जबकि जो कंपाइलेशन लैंग्वेजेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पहले सारा कोड, मतलब सारा कोड पहले जितना भी आपने कोड, आपने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम बनाया, वो सारे प्रोग्राम को पहले उठा के अपने मशीन उठा के अपने मशीनिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसका ब्राउजर आपको और फिर उसका आउटपुट सॉरी आपको एक ही दफ़ा में देगा। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसको प्राइमरली किस लिए डिज़ाइन किया गया था, वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो वेबसाइट्स के ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स के ब्रेन की तरह एक्ट होता है। जैसे एचटीएमएल होता है, वेबसाइट का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है, ठीक है। जो सीएसएस होता है उसके कपड़े शपड़े होते हैं, उसका स्टाइल वगैरह होता है। और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो उसका ब्रेन होता है, ठीक है। वो जब जो बात होती है ना उससे वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो होते हैं उससे हम इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं वेबसाइट्स में। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी है, आप इनको पढ़ सकते हैं, तो आप इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। तो ये है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए, बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए, एप्स क्रिएट कर सकते हैं आप उससे, गेम डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं। गेम डेवलपमेंट में अभी ये थोड़ा महदूद है लेकिन आप कर सकते हैं, सही है। तो आप, लेकिन आपके जो पहले 3 काम है ना वो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी थोड़ा बहुत यूज़ है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ये आपके लिए कुछ एप्लीकेशंस है जावास्क्रिप्ट की, मतलब इसको सीखने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्री रिक्विजिट्स है, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए क्या कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायर है। तो आपको जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए तो कोई जावा शायद कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए आपको एचटीएमएल और सीएसएस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होती है, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब वेबसाइट ही नहीं होगी तो वेबसाइट से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसलिए हमें एचटीएमएल आनी चाहिए ताकि हम वेबसाइट का एक ढांचा बना सकें और फिर उससे इंटरेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है एचटीएमएल और सीएसएस, आप सीख सकते हैं, लेकिन फिर आप उसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे। आपको कोडिंग करके कुछ देखना तो पड़ेगा ना कि आपका प्रोग्राम कैसे है या किस तरह है। तो आप, अगर आप दोनों नहीं सीखना चाहते तो आप एचटीएमएल तो कम से कम ज़रूर सीख लें। तो ये है इसके प्री रिक्विजिट्स। उसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, हम 3 तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्राउज़र का यूज़ करके, नोड जेएस का यूज़ करके, और कोड एडिटर का यूज़ करके। अब ब्राउज़र में तो आपको पहले ही पता कि जावास्क्रिप्ट पहले बनाई ब्राउज़र्स के लिए गई थी, तो आप ब्राउज़र में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेरे पास मोज़िला खुला हुआ है तो मैं इसी का ब्राउज़र खोलूँ, तो इसी ब्राउज़र में मैं इसका डेवलपर टूल खोलूँ। डेवलपर टूल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये कंसोल है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिख पा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैं इसको लिख पा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग क्या है, कंसोल डॉट लॉग, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू कर रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग तो आप ये मान कर चलें कि ये तो आपका हक है। कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग से आप सिंपली कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने कोड को चेक कर सकते हैं। इसका प्राइमरली मेन मकसद क्या है, आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट करना। तो कंसोल डॉट लॉग ही है। तो आपने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नोड जेएस। अब नोड जेएस क्या है, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसको एक डेवलपर ने, रायन डॉल ने बनाया था। उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा। पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर तक महदूद था। उनको एक आइडिया क्यों हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर निकालें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल का क्रोम का V8 इंजन लिया। V8 इंजन क्या था, V8 इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर था क्रोम में जो जावास्क्रिप्ट का कोड समझता था। तो उन्होंने उसको वहां से उठाया और एक C++ प्रोग्राम में एम्बेड कर दिया और नोड जेएस बना डाला, ठीक है। तो अब नोड जेएस को उन्होंने क्या किया, अब जावास्क्रिप्ट को सॉरी उन्होंने क्या किया, ब्राउजर से बाहर निकाल लिया। और अब जो बाहर निकाला, अब जो जावास्क्रिप्ट था वो नोड जेएस के जरिए भी एग्जीक्यूट हो सकता था। तो इससे क्या हुआ, इससे जावास्क्रिप्ट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। अब जावास्क्रिप्ट की जो थी अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद हम कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। कोड एडिटर यूज़ करने से
इस जो कोर्स है, इस कोर्स में हम कोड एडिटर ही यूज़ करेंगे। कोड एडिटर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कोड एडिटर में हमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं कि जिससे हमारी कोडिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास थे डेवलपर टूल्स। अब डेवलपर टूल्स क्या होते हैं? डेवलपर टूल्स होते हैं, हर ब्राउजर के साथ हमारे पास कुछ डेवलपर टूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रोम में अपना डेवलपर टूल खोला हुआ है, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं अपना डेवलपर टूल खोलना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इंस्पेक्ट करके अपना डेवलपर टूल खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेवलपर टूल खुल गया। उसके अलावा आप यहाँ से जाके इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ नीचे जाके यहाँ पर आप मोर टूल्स पे जाए। उसके बाद आप यहाँ पर इस डेवलपर टूल के ऊपर जाए, यहाँ पे आपको ये आप इस तरह डेवलपर टूल खोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके, ये सेटिंग पे जाके इसका थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपके पास लाइट है तो आप डार्क कर सकते हैं, इसमें और सेटिंग्स है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन इस तरह अलहदा नहीं आ रहा तो आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करें, या शायद आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा हो। सही है, उसके बाद तो ये हमारे डेवलपर टूल्स हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम इसको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये हमारे पास एरो का जो निशान आ रहा है, वो हम इससे एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो डॉम पे जो हमारे पेज के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ और फिर जाके इस इज इट अ पैलेट ड्रॉप पे क्लिक करूँ, तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये कि आपका एलिमेंट ये वाला यहाँ पर है। सही है, और ये 2 है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनको क्लिक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं, आप इन पर क्लिक करके इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को एक्सेस करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं वो इज इट अ पैलेट ड्रॉप आ गया। अगर मैं इस कंटेनर को देखिए, ये बड़ा कंटेनर है, मेन कंटेनर ही यही है, तो वो सबको सारे सारे को ब्लू में लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो ये नीचे वाला करके आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। उसके बाद ये वाला क्या है? ये वाला इसको मोबाइल व्यू में और लैपटॉप व्यू में टॉगल करने के लिए, मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये अभी वेबसाइट व्यू में है, तो मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये मोबाइल व्यू में चला गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको अपना कोई भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली अगर रिस्पॉन्सिव करूँ तो रिस्पॉन्सिव से क्या होगा कि आप इसको इस तरह अपने किसी भी डिवाइस के साथ ये इस तरह छेड़छाड़ कर सकते हैं। सही है, तो जैसे मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये दोबारा वेब व्यू में चला जाएगा। सही है, उसके बाद ये एलिमेंट के अंदर आपको HTML अपना सारा मिलेगा, आपका जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसका HTML आपको यहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली वैसे ये HTML तो नहीं होता, ये तो डॉम होता है, लेकिन आप इसको फिलहाल HTML ही समझे, तो ये HTML मिलेगा। HTML के इस तरफ आप आएंगे तो आपको स्टाइल्स मिलेंगे। सही है, तो जैसे कि मैं इसका स्टाइल चेक करना चाहता हूँ, अब मैंने H1 का स्टाइल चेक किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास डॉट टाइटल, ये क्लास इस पे लगी हुई है, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये स्टाइल जो है ये मेरे कस्टम स्टाइल है जो मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे H1 के ऊपर। ठीक है, ये इसके बाय डिफॉल्ट स्टाइल है। आप यहाँ पे अपने स्टाइल्स को चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैडिंग को चेंज करना चाहूँ, जो आपने देखेगा शायद ऊपर वाला ना देखे, तो यहाँ पे पैडिंग को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं 20 करूँ तो देख रहे हैं आप, या फिर मैं इसको यहाँ पे 40 करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैडिंग ऐड, तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा वही 10 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई। यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। जैसे ही आपको ये बॉक्स आप देख रहे हैं चेक मार्क वाले, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये इसका चेक हट जाएगा तो ये देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज पे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो मैं इसको दोबारा ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे ये तो खैर मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले आपको मिल रहे हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको मिलेगा ये आपका कंटेंट मिल रहा है। उसके बाद आपको ये पैडिंग मिल रही। ठीक है, पैडिंग साइड से नहीं लगाई हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 थी लेफ्ट राइट से, और ये ऊपर नीचे से सिर्फ 10 पिक्सल थी, तो ये पैडिंग आ गई। उसके बाद बॉर्डर इस पे है नहीं तो बॉर्डर नहीं दिखेगा, मार्जिन दिखेगा, मार्जिन सिर्फ नीचे से लगाया हुआ है। देख रहे हैं 20 पिक्सल यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, यहाँ पैडिंग आपको 10 पिक्सल टॉप बॉटम नज़र आ रही है, तो मार्जिन 20 पिक्सल। मार्जिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं मार्जिन बॉटम मैंने इस पर लगाया हुआ है 20 पिक्सल। यहाँ पे आप अपने स्टाइल्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपका कंसोल है, कंसोल के अंदर अब हमारा जितना भी जावास्क्रिप्ट का जो कोड एग्जीक्यूट होगा ना, वो इसमें एक तो कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जितना भी आपका एरर आएगा, सही है, वो सारा इसी में आएगा, इसी में आएगा सारा। आपका जितना भी एरर होगा ना, जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर मैं कोई प्रोग्राम में कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके कोई स्टेटमेंट करवा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड,
तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। अब अगर आपने कंसोल को क्लियर करना है तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये कंसोल क्लियर भी हो जाएगा। तो कंसोल होगा। उसके बाद ये सोर्स है, सोर्स में आपकी सोर्स फाइल्स होंगी। अब मतलब ये मेरे पास एक प्रोग्राम आ रहा है, तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसकी जितनी भी सोर्स फाइल है, जैसे ये index.html है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रिप्ट इसका यहाँ पे दिख रहा है, स्टाइल इसका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स फाइल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये नेटवर्क आ रहा है। तो नेटवर्क में अगर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नीचे, तो ये हमें नेटवर्क हमें क्या बता रहा है, नेटवर्क हमें स्टेटस बताता है हमारे फाइल का कि क्या वो सही से हो रहा है। तो 200 स्टेटस है तो उसका मतलब है हाँ वो सही से हो रहा है, मतलब सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा, इंडेक्स का HTML का टाइप जो रहेगा वो डॉक्यूमेंट रहेगा। उसके बाद स्टाइल शीट दिखाएगा, इसका स्टाइल शीट इसका स्क्रिप्ट रहेगा। उसके बाद इनिशिएटर क्या रहेगा, इन सबका इनिशिएटर हमेशा index.html रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों फाइल्स है index.html में इम्बेड है। उसके बाद साइज दिखाएगा, उसके बाद टाइम दिखाएगा कि टाइम की कितने इन्होंने मिली सेकेंड लिए इसको एग्जीक्यूट होने में। उसके बाद परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस भी मैं आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये परफॉर्मेंस बताएगा कि आपका ये जो कोड है वो कैसे कितना टाइम उसने लोड होने में लिया, एग्जीक्यूट होने में लिया। तो ये सारा आपको यहाँ पे बताएगा, लोड होने में, स्क्रिप्टिंग होने में, रेंडरिंग होने में ये कितना टाइम ले रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस पता है। उसके बाद आपकी मेमोरी कितनी यहाँ से इसने ली है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस जो है या ये सारा उससे होता है, मुतल्लिक होता है, स्टोरेज से मुतल्लिक होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे शायद एक ऑप्शन सिक्योरिटी का भी दिख रहा हो। तो सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी में आपके लाइसेंसेस वगैरह चेक होता है। लेकिन ये जो चार है ना आखिरी वाले, या आप पांच कर ले, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन या और यहाँ पे सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो ये जो पांच होंगे ना, ये ज़्यादा इससे आपका पाला नहीं पड़ेगा। आपका जो पाला पड़ेगा वो पहले तीन से होगा या इनसे होगा, इन दोनों से होगा। तो ये कुछ डेवलपर टूल्स है और आपको ये ज़हन में रखना है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू है इसका। इसमें मैं डिटेल में किसी के भी नहीं गया, ठीक है। इनकी डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा है आगे, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल बेसिक के लिए इतना पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो अभी मैंने इसी बात पे फोकस किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।